रिकॉर्ड कर देता हूँ। बच्चों मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है, पहले हम पढ़ते हैं, धीरे धीरे करके चीजें समझ आएंगी। लिखा है मैट्रिक्स क्या होता है, सही है, सारी राम कहानी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी, लिखवा लो मुझसे, पर थोड़ा टाइम दो। लिखा है सपोज वी विश टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन दैट राधा हैज 15 नोटबुक्स, ओके। बी में एक्सप्रेस इज एट 15, ये एक रेक्टेंगल ट्रे में डाल दिया है इसे 15 को, विद द अंडरस्टैंडिंग दैट द नंबर इनसाइड द रेक्टेंगल ट्रे, इसे रेक्टेंगल ट्रे मानते हैं, इसे एरे बोलते हैं, मैं बताऊंगा अभी, रेक्टेंगुलर एरे इज द नंबर ऑफ नोटबुक दैट राधा हैज। इसके अंदर जो भी हमने वैल्यू डाली है वो 15 डाली है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि राधा के पास 15 नोटबुक है, ओके। नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस दैट राधा हैज 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स। अब राधा के पास पहले 15 नोटबुक थी, अब उसके पास 6 पेन भी है, तो हमने इसको उसी तरीके से एक रेक्टेंगुलर ट्रे में डाल दिया 15 और 6, ठीक है। विद द अंडरस्टैंडिंग दैट द फर्स्ट नंबर इनसाइड द रेक्टेंगुलर ट्रे इज दैट नंबर नोटबुक व्हाइल द अदर वन इज द नंबर ऑफ पेन पोसेस्ड बाय राधा। तो ये बता रहा है कि भैया 15 जो पहले वाले नंबर्स हैं वो राधा के नोटबुक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरी जो 6 हैं वो राधा के पास जो पेन्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट अस सपोज दैट वी विश टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन को थोड़ा लार्ज बना देते हैं, ऑफ नोटबुक एंड पेन बाय राधा एंड हर 2 फ्रेंड्स फौजुआ क्या बोलेंगे थे, एंड सिमरन, विच इज एज फॉलोज। बच्चों सुन रहे हो तुम लोग मेरी बात? राधा के पास मान लो 15 नोटबुक है और 6 पेन है, उसकी फ्रेंड है उसके पास 10 नोटबुक और 2 पेन है, उसकी एक तीसरी फ्रेंड है जिसके पास 13 नोटबुक और 6 पेन है। तो मैंने क्या किया, इसको एक उसी रेक्टेंगल ट्रे में डाल दिया, ठीक है। तो रेक्टेंगल ट्रे में 15, 6, 10, 2, 13, 5। अब ये देखो ये रेक्टेंगल ट्रे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रेक्टेंगल ट्रे रिप्रेजेंट कर रही है जो वर्टिकल लाइंस है 15, 10, 13, ये जो वर्टिकल लाइंस है ये रिप्रेजेंट करती हैं, किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती है। वर्टिकल लाइन जो होती है, खड़ी वर्टिकल लाइन, ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है बच्चों ये रोज को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती हैं? रोज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगुलर एरे है, इससे अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो देखो इधर कंक्लूजन में, अच्छा इसको मैं इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, जरूरी नहीं ऐसे ही करे, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 15, 10, 13, 6, 2, 5, इसको हम इस दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर इसके अकॉर्डिंग करें तो 2 कॉलम बन रहे थे और 3 रोज बन रही थी। बट अगर इसी एक्सप्रेशन इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर दें तो इसमें क्या, अभी आगे चलकर समझ आएगी सारी बातें। अभी हमने क्या किया, जो डेटा है उसको एक रेक्टेंगुलर ट्रे में डाला है, और रेक्टेंगुलर ट्रे के कुछ फीचर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक फीचर ये है कि उसके अंदर जो वर्टिकल लाइंस है उनको हम कॉलम कह लेते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको हम रोज कह लेते हैं, और इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी अगर मैंने इस इंफॉर्मेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया है तो हमारे पास निकल के कंक्लूजन आ रहा है कि 2 कॉलम और 3 रो में है। बट अगर इसी को हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास 3 कॉलम और 2 रोज आ रही है। बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ओके, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो लिखा हुआ है इन द फर्स्ट अरेंजमेंट द एंट्रीज ऑफ फर्स्ट कॉलम। अच्छा, जो इसके अंदर रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर जो ये वैल्यूज लिखी गई हैं, जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम एंट्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एंट्रीज कहते हैं। अभी सब लिखा हुआ है आगे। इन द फर्स्ट अरेंजमेंट द एंट्रीज इन द फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नोटबुक्स पोसेस्ड बाय राधा। ओके, जो ये वाले देखो इधर, इसमें जो ये पहली जो हमारी रो बन रही है, जो ये पहली जो हमारा कॉलम है, पहला कॉलम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया जितनी भी नोटबुक्स हैं उन राधा और उसकी फ्रेंड्स के पास, और दूसरा कॉलम ये रिप्रेजेंट कर रहा है जितने भी पेन्स हैं राधा और उसकी फ्रेंड के पास। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसे भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ऐसे ये इस तरीके से अभी क्लियर होंगी चीजें। तो and the entries of second column representing number of pens, दोनों उसकी दोस्तों के पास जो है। Similarly the second arrangement, जो दूसरी तरीके से हमने अरेंजमेंट किया है,
वो भी हमको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो द अरेंजमेंट और डिस्प्ले द अबव काइंड ऑफ कॉल्ड अ मैट्रिक्स। तो इस तरीके से जब हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम मैट्रिसेस कहते हैं। अभी और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बट कुछ बातें जैसे ये मैंने लिखी हुई है, जब हम 10th क्लास में होते थे तो 10th क्लास में हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे ना बच्चों लोग, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व। कोई बोलेगा? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोगों को? आ रही है। हाँ भैया। जैसे हम, हाँ, तो लीनियर इक्वेशंस को जब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस थी उनको सॉल्व करते थे, तो यहाँ पे पर हम दो वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे ये मैट्रिसेस यूज होती है, इसकी इंपॉर्टेंस और इसका क्या क्या यूजेस है उस पर हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। तो कंसीडर ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, हमने एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मान ली, ठीक है। इसके अंदर हमारे 2 वेरिएबल्स हैं जो अननोन वैल्यूज हैं एक्स वाई, जिसको हमें फाइंड करना होता है। इसी तरीके से अगर 3 वेरिएबल्स इक्वेशन लेंगे तो इसमें 3 अननोन नंबर्स हमारे आ जाएंगे। इन द फर्स्ट केस वी नो LHS। जो LHS है उसको मैंने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एरे का मतलब होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। समझ आई बात? बट तो मैंने क्या किया, उसको इस तरीके से ट्रे में डाल दिया। तो उसके अंदर क्या थे, 2 और 5, 3 और 4, 2 और 5, 3 और 4। देखो जो 2 और 5 है वो जो वर्टिकल कॉलम है वो x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरा वर्टिकल कॉलम है वो y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ गई बच्चों? हाँ, और अगर रोज के अकॉर्डिंग देखें तो पहली वैल्यू x को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी वैल्यू y को रिप्रेजेंट कर रही है, और पहली वैल्यू x को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी वैल्यू y को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर जो कोएफिशिएंट ऑफ x y है वो कोएफिशिएंट को ये रेक्टेंगुलर एरे जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। समझिए, जो RHS में है, RHS में एक रेक्टेंगुलर एरे मैंने डाल दिया 7 और 11, ठीक है, जो कि RHS की इंफॉर्मेशन को हमें रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड 2 एरे। पूरी जो लीनियर इक्वेशन है इसको 2 एरेज में हमने लिख दिया, पहली ये वाली और दूसरी ये वाली, ठीक है। इन्हीं के थ्रू हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। किस तरीके से मैट्रिसेस के को सॉल्व करके हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे या जेड की वैल्यू निकालेंगे वो आगे है। अभी हम ध्यान देंगे कि हमारे जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसकी इस इंफॉर्मेशन को, राइट हैंड साइड की इंफॉर्मेशन को हम रेक्टेंगुलर एरे में रख देते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की रेक्टेंगुलर एरे में रख देते हैं। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो एक्स के कोएफिशिएंट को दिखा रहे हैं, पहले वाला, दूसरा वाला वाई के कॉलम को, तीसरा होता तो जेड के कॉलम को, जेड वाले को दिखाता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आगे इसमें से कुछ हम लोग, ऐसे 3 वाला है, कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ईच एरे ऑफ द अबव टाइप इज नोन एज मैट्रिसेस। इन एरेज को हम क्या कहते हैं, जो ये एरेज हैं, इन एरेज में जब जहां पर ये रेक्टेंगल प्लेट्स हैं, इन रेक्टेंगल प्लेट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन डाली गई है, इन इंफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैट्रिक्स कहते हैं। समझ आई बात? समझ आ गई बात? तो मैट्रिक्स हमारी, जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, ये x के कोएफिशिएंट को, y के कोएफिशिएंट को, z के कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और अगर ऐसे देखें तो x y z के कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। द नंबर ऑफ व्हिच ईच मैट्रिक्स इज कंस्टिट्यूटेड आर कॉल्ड द एलिमेंट। जिनके थ्रू मैट्रिसेस बनती है उन एलिमेंट्स, उसके अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई है जो, इनको हम एलिमेंट्स या एंट्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एलिमेंट्स या एंट्रीज, जिनके थ्रू मैट्रिक्स फॉर्म होती है। समझ आ रहा है ऋषा और श्रेया? हाँ भैया। अच्छा, मैट्रिसेस में रियल नंबर्स आते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स समझते हो, चाहे वो हमारे रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, रियल नंबर्स के अंदर तो सारी वैल्यू आ जाती है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर भी, आयोटा वाले जो होते हैं वो भी आ सकते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन आ सकते हैं, कोई भी तरीके की मैट्रिसेस हमारी बनाई जा सकती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा होता है। रियल नंबर्स में हमारे फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। In this system, linear equation 1, जो पहली linear equation 1 है, जो 2 3, जो 2 और -3, अच्छा 2 3 -3 गलत लिख के आया, 2 3, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लेफ्ट साइड ऑफ दिस, एंड ये जो है हमारे, ओके, पहली इक्वेशन हमारी थी जिसमें अंदर 2x + 3y समथिंग था। तो पहली जो एरे ऊपर जो पहली वाली जो रोज कहते हैं इसे, जो पहली रो है, ये वाली जो ये पहली रो है इसकी, ठीक है। जो
पहली रो है ये पहली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी रो है वो दूसरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरीके से 3 वाले में भी ये जो पहली रो है पहली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी रो है दूसरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ आया बच्चों? हाँ सर। Each such horizontal array of a matrix is called a row। जो horizontal arrays हैं, जो horizontal plates में लाइनें लिखी नंबर्स रखे गए हुए हैं उन्हें हम matrices की रो कहते हैं और जो vertical arrays में जो वैल्यूज डाली गई हैं उनको हम कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे ये वाला मैट्रिसेस है इसके अंदर देखो 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है 1 एंड 2, वर्टिकल लाइंस कितनी है 2, तो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होता है उसे हम लिखते हैं रोज इनटू कॉलम। रोज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो 2 रोज एंड 2 कॉलम। समझ आ गया बच्चों ये वाली बात? हाँ भैया। आगे चलते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसको बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो अ सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे। कुछ mn नंबर्स हमारे पास हैं, mn नंबर्स जो हमारे पास हैं, mn नंबर्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, जिसको हम अगर रेक्टेंगुलर एरे रेक्टेंगुलर ट्रे में डालते हैं जिसमें mn नंबर में m रोज होती हैं और n कॉलम होते हैं। ठीक है, इज अ कॉल्ड ऑफ mn मैट्रिक्स। mn मैट्रिक्स मतलब उसका ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है कि भैया इसमें 3:2 मतलब 3 रो हैं 2 कॉलम है, 5:3 मतलब 5 रो हैं 3 कॉलम है। इस टाइप की मैट्रिसेस है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं जैसे मैट्रिसेस में पहला क्या हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो का पहले कॉलम का एलिमेंट है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। देखो ना इधर यहाँ से रोज है, ये फर्स्ट रोज है, ये सेकंड रोज है, ये थर्ड रोज है, ये हमारी nth रोज है, ये ith रोज भी कह सकते हैं। इसी तरीके से हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये ith कॉलम है और ये nth कॉलम है। बच्चों समझ रहे हो? क्या है? पता नहीं कभी कभी इतना स्लो क्यों हो जाता है। तो भैया लिख लेंगे डेफिनेशन वगैरह ये सब तुम लोग मैं वीडियो डाल दूंगा ना उससे नोट करना। ठीक है, समझ लो अभी। सही है, कॉपी पे सारा नोट कर लेना, यानी कि खाली देख के छोड़ देना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अभी रो ही पढ़ रहे हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन को ही पढ़ रहे हैं, डॉट 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 कुछ भी रोज हो सकती है, फिर ith कॉलम या फिर nth कॉलम। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो jth कॉलम, jth कॉलम jth कॉलम, ith नहीं jth कॉलम बोलेंगे इसे, और फिर सेकंड रो nth कॉलम। ठीक है, ऐसे ही फिर चलते जाएंगे। रोज हमारी काउंटलेस है, तो इसलिए मान लो हमने ith रो फर्स्ट कॉलम, ith रो सेकंड कॉलम, ith रो थर्ड कॉलम, ith रो jth कॉलम एंड ith रो nth कॉलम। ऐसे ही mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम। समझ आ गया बच्चों ये? बच्चों हाँ भैया। तो इसमें हाँ जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इन्हें एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, समझ आई बात? कोई भी एलिमेंट आपको निकालना हो तो आप इस तरीके से उसको ith jth कह सकते हो। ith मतलब कि i मतलब जो उस रो से बिलोंग करता है, jth मतलब उस कॉलम से बिलोंग करता है, उसके थ्रू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो उस एलिमेंट की वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिसेस लिखी हुई है, इसके अंदर कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइंस कितनी है 3 है। तो इसके अंदर 2 रोज है 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर रो इनटू कॉलम मतलब 2 into 3। अगर मुझे बोला जाए कि इसका पहला एक ऐसा एलिमेंट बताओ जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे जाता हो, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो मैंने जैसे ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोला तो मैंने फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया और उसके फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया, तो वो वैल्यू क्या मिली 2 मिली। क्या मिली 2 मिली। फिर अगर बोला जाए कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम निकालो, तो सेकंड रो को सिलेक्ट किया और फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया, तो वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। ठीक है, ऐसे बोला जाए कि सेकंड रो सेकंड कॉलम निकालो, तो सेकंड रो सिलेक्ट किया और उसका सेकंड कॉलम सिलेक्ट किया, तो वैल्यू क्या एलिमेंट की मिलेगी 3। समझ आई बच्चों? समझ आ रहा है ऋषा, श्रेया, रमन, हितेश? हाँ भैया। देखो हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट 3:4। ओके, 3:4। ठीक है, जिसमें
हमारे ए मैट्रिसेस जो है वो आई जे को उसके मतलब एलिमेंट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट जो एलिमेंट के बीच में, जो आई और जे के बीच में अगर आप देखो तो कोई ना कोई एक रिलेशन दिया हुआ है। इसका मतलब हमें एक मैट्रिसेस बनानी है, तो मैं एक मैट्रिसेस रफली बना के दिखाता हूँ बच्चों आपको कि मुझे बनानी कैसे होगी। मुझे ऑर्डर रखना है 3:4। 3:4 मतलब ऑर्डर रखना है, तो बच्चों मेरे पास 3 रो होनी चाहिए। कितनी रोज होनी चाहिए? 3 रोज होनी चाहिए। समझ आ रहा है ऋषा? और हमारे पास 4 कॉलम होने चाहिए। हाँ भैया समझ आ रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर, तो मेरे को एक एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मिलेगा, इस मैट्रिसेस में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मिलेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मिलेगा और फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम मिलेगा। प्रीत समझ आ रहा है? सॉरी प्रीत कह रहा हूँ, हर्षल समझ आ रहा है? फिर सेकंड रो फर्स्ट हाँ कॉलम भैया। मिलेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम मिलेगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम मिलेगा, सेकंड रो फोर्थ कॉलम मिलेगा। ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मिलेगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम मिलेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम मिलेगा और थर्ड रो फोर्थ कॉलम मिलेगा। तो ये मेरे पास एलिमेंट दिया हुआ है कि जो ए आई जे ये उसके एलिमेंट्स हैं, बट साथ ही साथ जो ए आई जे है वो आई प्लस जे के बराबर है। ओके जी, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ये वाला एलिमेंट निकालते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट आई, यहाँ पे जो पहला होता है वो आई को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जे को रिप्रेजेंट करता है। तो इट मींस आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू भी 1, तो ये 2 आ गई वैल्यू। ठीक है बच्चों? फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब आई की प्लेस पे 1 और जे की प्लेस पे ये है ना, मैंने कंपेयर करो तो आई ये आ गया, जे ये आ गया, तो जे की प्लेस पे 2, तो ये वैल्यू 3 आ गई। दीपांकर समझ आ रहा है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाँ भैया। सबको समझ आ रहा है बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। वंशिका ऐसे ही हाँ सर। फर्स्ट कॉलम, तो आई की जगह पे 2 हो गया और जे की वैल्यू 1 हो गया, 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड सेकंड रो फोर्थ कॉलम। इसी तरीके से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो पेपर में आएगा ये फॉर्मेशन करने को, कभी कभी आ जाती है कंस्ट्रक्ट करो मैट्रिसेस, ऑर्डर दिया होगा कुछ और जो उसके एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में कोई रिलेशन दिया होगा, तो कर लोगे ना इजीली। So therefore matrices A is equal to फर्स्ट कॉलम की वैल्यू कितनी आई 2, फिर दूसरे की वैल्यू आ गई 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो सेवंथ कॉलम। तो ये हमारी 3:4 की एक मैट्रिसेस होंगी। बच्चों समझ आया? कोई दिक्कत आई है ऋषा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के अंदर 3 आएगा ना? हाँ, हमने 2 लिख दिया, ये 2 की जगह 3 आएगा। वहां पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट, अच्छा यहाँ पर अब समझ आ गया? सबको समझ आ गया बच्चों? हाँ सर। हाँ भैया। तो इसका सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आगे चलते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है मैंने रॉ मैट्रिक्स। एक रॉ मैट्रिक्स होती है। रॉ मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, क्या हो? एक सिंगल रो, उसे रो मैट्रिक्स करते हैं। कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल दिया हुआ कि 1 2 -1 2 एक रॉ मैट्रिसेस है। रॉ मैट्रिसेस का हमेशा जो ऑर्डर बच्चों होता है ना, वो हमेशा 1 × m होता है। क्या होता है? 1 × m, मतलब रो हमेशा 1 होगी और कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं। समझ आ गए बच्चों? तो मुझे बताया गया कि कोई 2 एग्जाम्पल डालो, तो बहुत इजी है, कोई भी एग्जाम्पल तो डाल दो। एक ही रो होगी,
मान लो आपने एक रो बनाना चाहते हो, 3 कॉलम बनाना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, 1 2 3। ठीक है श्रेया? हाँ भैया। एक और आप मैट्रिसेस बनाना चाहते हो, मान लो उसके आपके 1 ही रो और मान लो आप चाहते हो उसमें 5 कॉलम। ठीक है, -1 -3 -2 -5 -3, तो बस 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए और आपकी सिंगल रो है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है? ऋषा? तो रॉ मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर एक ही रो होती है, ठीक है, और जिसका ऑर्डर 1:m होता है। कोई दिक्कत है किसी को? जरा बोलेगा तेजी से कोई। सबको समझ आ गया? नहीं भैया। ओके, फिर आता है स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर नंबर ऑफ रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करो तो हमेशा स्क्वायर बनना चाहिए। जैसे 2:2 4, 3:3 9, 6:6 36, 7:7 49। मतलब हमेशा इसका मतलब क्या रखते हैं, जिसके अंदर रो और कॉलम दोनों सेम हो। मैट्रिसेस इज द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल, मतलब m इक्वल टू n होना चाहिए, m इक्वल टू n होना चाहिए, n इक्वल टू m बोलना चाहिए था। ठीक है, तो जैसे एक बच्चों समझ रहे हो? हाँ, तो मतलब एक मैट्रिसेस जिसमें m इंटू n है उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं मैट्रिसेस n इंटू n। क्यों? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? हमेशा इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सेम होती है। तो m को n में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना? समझ आई? जैसे ये वाला एक एग्जांपल है, इसके अंदर आप देखिए रोज को काउंट कीजिए, 1 2 3 वर्टिकल लाइन, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 ही वर्टिकल लाइन है। इट मींस ये स्क्वायर मैट्रिसेस है। क्यों? क्योंकि रोज और कॉलम एक दूसरे के बराबर है। तो कुछ एग्जांपल देने हैं हमें, तो कुछ एग्जांपल है देने हैं। जैसे मान लो मैं 2:2 का एग्जांपल देना चाहता हूँ, 2 ही रो हो 2 ही कॉलम, ठीक है, तो इसके अंदर 1 2 डाल दिया बच्चों और 2 1 डाल दिया। अब देखिए आप, आपके पास 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। एक आप स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल देना चाहते हो 3:3 का, मान लो, तो आपने 1 2 3, ठीक है, एक रो बना दी, 3 कॉलम बना दी, एक और रो बना दी, ठीक है, और एक और रो बना दी। तो आप देखिए 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो एग्जांपल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है बच्चों? भाई कोई दिक्कत है बच्चों? बोल दो यार एक बार। नहीं भैया। नहीं भैया। क्या नहीं बोल रही? कहाँ गई तीनों? नहीं भैया, नहीं है दिक्कत। नहीं सर। नहीं है भैया दिक्कत। तो आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिसेस में बच्चों क्या होता है कि जो डायगोनल है ना हमारा, जो ये डायगोनल है, इसके अंदर तो एलिमेंट होने चाहिए, बट बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सबकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो जो दो स्क्वायर, और सबसे पहली बात है कि वो स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिसेस। तभी हम, अगर मान लो स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है और आप उसे बोलो डायगोनल मैट्रिसेस, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। बातें नहीं? हाँ, तो आप देखिए पहले इसका ऑर्डर चेक कीजिए, 3:3 है, इट मींस ये स्क्वायर मैट्रिसेस है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स। अब जाएंगे कि डायगोनल मैट्रिसेस की प्रोबेबिलिटी है या नहीं, तो आप देखिए कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0 0 हैं और डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ वैल्यूज हैं, नॉन जीरो वैल्यूज हैं, ठीक है, इट मींस इट इज अ डायगोनल मैट्रिसेस। समझ आए बच्चों? तो मुझे कोई 2 एग्जांपल देने हैं, तो सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिसेस ही बनानी पड़ेगी, तो मैंने 2:2 की बना ली। तो उसमें देखो डायगोनल एक वैल्यू 1 लिखी तो दूसरा 0, ठीक है, फिर 0 लिखा फिर 2 लिखा। अब आप देखो डायगोनल एलिमेंट्स तो हमारे पास मौजूद है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0 है। ठीक है बच्चों, समझ आई बात? आगे बात समझ? एक और वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, जीरो, फिर ये 3 रो 2 रो 3 कॉलम हो जाएंगे। ओके, यहाँ 0 डाल दो, यहाँ 0 डाल दो, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 0 लिख दो, सॉरी यहाँ 0 लिख दो, यहाँ 3:3 की दे दो। आगे समझ? ठीक है बच्चों, तो लिखा है ना? हाँ भैया। all elements of a square matrix are 0 except diagonal matrices, diagonal element। ठीक है ऋषा? हाँ भैया। इसके अलावा स्केलर मैट्रिसेस क्या होती है? स्केलर मैट्रिसेस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करे कि वो स्क्वायर मैट्रिसेस हो, फिर दूसरी
कंडीशन सेटिस्फाई करेगी वो डायगोनल मैट्रिसेस हो, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। बट जो डायगोनल एलिमेंट्स हो वो इक्वल टू 1 हो, क्या हो बच्चों, इक्वल टू 1 हो। जैसे वन सॉरी वो इक्वल टू 1 नहीं, वो सेम हो, वो सेम, ठीक है। जैसे यहाँ देखो ये पहले तो स्क्वायर मैट्रिसेस है, क्यों, क्योंकि इसके रोज और कॉलम बराबर है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं और डायगोनल एलिमेंट्स में वैल्यूज दी हुई है, बट वो दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। इट मींस या स्केलर मैट्रिसेस है। अगर ये दोनों क्या हो सकते हैं, अगर एलिमेंट्स अलग होते तो डायगोनल मैट्रिसेस हो जाती, बट एलिमेंट सेम है, जैसे यहाँ पे भी एलिमेंट सेम है, तो क्या है हमारी डायगोनल मैट्रिसेस है, तो सॉरी स्केलर मैट्रिसेस है, ठीक है बच्चों। तो कोई दो एग्जांपल देने हैं तो दो एग्जांपल आप दे दो, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 0 लिख दो, यहाँ 0 लिख दो, है बात नहीं बच्चों। देखो सेम वैल्यू डायगोनल एलिमेंट्स की, बाकी एलिमेंट 0 है ना भाई हर्षल, हाँ भैया। समझ आ रहा है ना सारा। हाँ तो एक स्क्वायर मैट्रिसेस है, डायगोनल एलिमेंट्स गिवन है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है और डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे सेम टू सेम है, ठीक है बच्चों। हाँ भैया। पेपर में पूछ लेंगे तो आप बता दोगे ना, डिफरेंस कर लोगे ना इजीली। ऋषा, श्रेया, हाँ भैया। ओके। हाँ भैया। आइडेंटिटी मैट्रिसेस या यूनिट मैट्रिसेस भी कहते हैं। सबसे पहले कंडीशन ये कि स्क्वायर मैट्रिसेस होने चाहिए, दूसरा डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए, तीसरा डायगोनल एलिमेंट्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 1 होने चाहिए। क्या होने चाहिए, किस इक्वल होनी चाहिए, इक्वल टू 1 होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल टू 1 होने चाहिए। देखो स्क्वायर मैट्रिसेस है, 2 2 का ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है, डायगोनल एलिमेंट्स गिवन है, बट डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 है। इसमें क्या होता है कि सेम होने चाहिए। अच्छा ये हमारी स्केलर मैट्रिसेस भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो डायगोनल मैट्रिक्स, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिसेस स्केलर मैट्रिसेस भी हो सकती है, ठीक है बच्चों, समझ आई। पर स्केलर मैट्रिसेस आइडेंटिटी मैट्रिसेस नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि उसमें डायगोनल एलिमेंट इक्वल तो होते हैं बट इक्वल टू 1 नहीं होते। बात समझ आ गई ना मेरी, जो मैं कहना चाह रहा था। हाँ भैया। वंशिका बता, बात समझ आई जो मैंने बोला अभी। हाँ भैया। हाँ भैया। डायगोनल मैट्रिसेस आइडेंटिटी मैट्रिसेस हो सकती है, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिसेस हो सकती है, पर डायगोनल मैट्रिसेस आइडेंटिटी मैट्रिसेस हो सकती है, पर आइडेंटिटी मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिसेस नहीं। क्या बोल रहा था मैं सारा दिमाग खराब हो गया। हाँ स्केलर मैट्रिसेस की बात कर रहा था। स्केलर मैट्रिसेस जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिसेस के बराबर हो सकती है, पर सारी स्केलर मैट्रिसेस आइडेंटिटी मैट्रिसेस नहीं होती, समझ आई बात। पर ऑल आइडेंटिटी मैट्रिसेस स्केलर मैट्रिसेस हो सकती है, ठीक है। अगला आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिसेस में क्या होता है कि मैट्रिसेस ऑल एलिमेंट्स आर 0, देखो सारे 0 0 आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो वो नल मैट्रिसेस हो गए, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों। हाँ भैया। बोलोगे भाई सब लोग। हाँ भैया। हाँ भैया। आगे बढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस कब इक्वल हो सकती हैं, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल तब हो सकती हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो पहली बार, और उनके एलिमेंट्स जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे सबसे पहली बात की, हाँ और एक और बात, जैसे यहाँ पर देखिए ए के अंदर सारे एलिमेंट 0 0 हैं, पर बी के अंदर भी सारे एलिमेंट 0 हैं, बट इसका ऑर्डर कितना है 2:2 है और इसका ऑर्डर कितना है 3:3 है, तो इनके दोनों के ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं हो सकती। समझ आई बात बच्चों। हाँ भैया। और साथ ही साथ मान लो एक मैट्रिसेस है जिसके अंदर 2 1 0 2 है, और एक मैट्रिसेस बी है जिसके अंदर 2 1 0 3 है, तो भी ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं हो सकते। चलो ये एलिमेंट इसके बराबर है, ये एलिमेंट इसके बराबर है, ये एलिमेंट इसके बराबर है, पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है ना, एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इट मींस ए नॉट इक्वल टू बी। समझ आया ऋचा। हाँ भैया। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों, इसमें इक्वल मैट्रिसेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, अब हमें दिया हुआ है कि अच्छा
ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ, बीच में इक्वल लगा हुआ है ना बच्चों, इट मींस ये क्या हुआ होगा, ए और बी बराबर ही होने चाहिए ना। जब बीच में इक्वल लगा हुआ है इसका मतलब ये दोनों बराबर ही रहे होंगे हाँ ना, भैया है ना। तो इक्वल मैट्रिसेस है। अब जब इक्वल मैट्रिसेस है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। इट इंप्लाइज x माइनस वाई बच्चों इक्वल टू -1, ओके। और इट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एलिमिनेशन अप्लाई कर लेते हैं यहीं पर, माइनस प्लस एंड माइनस, ये तो आपस में कैंसिल हो गए। माइनस एक्स इज इक्वल टू -1। इट इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू, समझ आ रहा है बच्चों हितेश? हाँ भैया आ रहा है। y की वैल्यू 2 आ जाएगी। वंशिका समझ आ रहा है? ऐसे 2x, वंशिका ये मीटिंग है। z की वैल्यू बच्चों आ गई 3 और 2z प्लस w। श्रेया समझ आ रहा है? हाँ भैया। तो w की वैल्यू 13 माइनस 9, ये आ गया 4। चेक कर लेते हैं, देखो 1 माइनस 2 -1 ओके इक्वल है, फिर 2 माइनस 2 0 इक्वल है, सही है। 3 3 जा 9 और इसकी वैल्यू 4, 9 और 4 13 इक्वल है। 2 1 जा 2 और 3 5 इक्वल आ गए ना, दोनों इक्वल मैट्रिसेस है नहीं है? समझ आया बच्चों? हाँ भैया। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये a और b इक्वल है, a और b इक्वल है,